हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर विषय समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में आज अध्ययन का बिंदु है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसे संक्षिप्त भाषा में एसटी भी कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था वंचित बालक। वंचित बालक कौन कौन होते हैं, उनकी पहचान मैंने बताई थी आपको और उनकी समस्याएं मैंने बताई थी। वंचित बालक के अंतर्गत ही आगे बढ़ते हैं। ये जो है 3 रूपों में बटा हुआ है। पहला है जाति के आधार पर वंचित बालक, जिनको जाति के आधार पर वंचित कर दिया गया है। दूसरा है लिंग के आधार पर, अर्थात कि स्त्री पुरुष के आधार पर जो है इनको वंचित कर देता है समाज। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संवेगात्मक, अर्थात कि संवेग के आधार पर कैसे जो है बालक को अलग कर दिया जाता है। तो आज इसमें से हम पहले बिंदु पर ही अध्ययन करेंगे जाति आधारित वंचित बालक, जो समाज से जाति के आधार पर वंचित किए गए हैं। बात करते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति हैं कौन? अनुसूचित जनजाति अर्थात कि जिस समय भारत में आर्यों का प्रवेश हुआ उससे पहले भी यहाँ पे कुछ लोग रहते थे। आर्यों के प्रवेश से पहले भी यहाँ पे जो है कुछ व्यक्ति निवास करते थे, उन्हें आदिवासी कहा जाता था। फिर आर्यों का प्रवेश होता है, फिर उसके बाद जो है मुसलमानों का, फिर अगेन जो है अंग्रेजों का प्रवेश होता है। इस तरीके से जो है सभी अपनी अपनी संस्कृति लेकर भारत में समाहित हो जाते हैं। तो आज हम उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे कि इनका नाम आदिवासी से फिर जो है कैसे अनुसूचित जनजाति पड़ता है। हम लोग इसमें सब चर्चा करेंगे संवैधानिक स्थिति में। तो आज हम देखते हैं इस क्लास में 2 बिंदुओं पर मूलतः अध्ययन करेंगे। पहला है संवैधानिक स्थिति, अर्थात कि इन जनजातियों की संवैधानिक स्थिति क्या है, उनके लिए किन किन तरह चीज़ों की, किन किन योजनाओं का प्रावधान किया जाता है तथा उनकी सुरक्षा और विकास की बात कैसे की जा रही है। दूसरा है अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं, उनकी समस्याएं क्या हैं तथा उनके सुझाव की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति में देखते हैं भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6%, अर्थात कि भारत की कुल जनसंख्या जो है उसका 8.6% की भागीदारी जो है वो अनुसूचित जनजाति की है। अर्थात कि इतनी संख्या में जो है लगभग 10 करोड़ की संख्या में जो है अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं भारत में। दूसरा बिंदु है भारत में कुल जनजाति लगभग 700। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है जनजातियों की संख्या जो है लगभग 500 से 700 के बीच बताई गई। यह निर्धारित नहीं है कि कितनी है, परंतु अभी भी जो है बहुत सी जनजातियों की खोज नहीं की जा सकी है और बहुत सी जनजातियां आज भी है जंगलों में जो है रह रही हैं। जनजातियों से एक सामान्य आपको परिचय बता दें कि जनजातियां उन्हें कहते हैं, अर्थात कि आदिवासी उन्हें कहते हैं जिनकी भाषा, जिनकी संस्कृति, जिनकी लिपि अलग हो, उन्हें हम जो है आदिवासी या अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ये भारत में रहते हुए भी इनकी भाषा, लिपि और संस्कृति इनकी अलग होगी। आइए नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करते हैं। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342, ये जहाँ तक है कि ये जंगलों में रहते हैं, पहाड़ियों पर रहते हैं, घाटियों में रहते हैं, तो इनके लिए जो है विशेष सुरक्षा, विकास और योजनाओं की बात जो है संविधान में की जाती है। तो वो जो बात की जाती है वो इसके तहत की जाती है। संविधान के भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में, इससे इनकी संस्कृति की बात की जाती है, इनकी सुरक्षा की बात की जाती है, इनसे संबंधित योजनाओं को की बात की जाती है। तो ये जो है विशेषाधिकार जो है इनको इसमें दिया गया है संविधान के भाग 16 में। अनुच्छेद 336-25, अर्थात कि इससे पहले जो है संविधान के निर्माण से पहले जो है इनको आदिवासी नाम से बुलाया जाता था, और जब ये अनुच्छेद 366 में 25 में जो है इनको एक नाम दिया गया, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं अनुसूचित जनजाति। तो ये नाम यहाँ से मिलता है 366 से, और इसे परिभाषित किया जाता है कि ये हैं कौन और ये भारत में इनकी भूमिका क्या है और कैसे ये भारत के अन्य लोगों से कैसे अलग कटके हैं और इनके विकास के लिए भारत को किस तरह की योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ से परिभाषा इनकी निकल के आता है, इनकी नामकरण होता है, और नामकरण करने के बाद जो है
इनसे संबंधित जो नियम है उसको ये कहा जाता है कि 342 में जो है इनसे संबंधित नियमों को उल्लेख किया गया है। चलिए 342 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 342 ए, राष्ट्रपति राज्यपाल। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी संघ शासित प्रदेश या किसी भी प्रदेश में जो है राज्यपाल की सहायता से वह यह निर्धारित कर सकता है कि कौन अनुसूचित जनजाति में शामिल हो सकता है और कौन सा वर्ग जो है अनुसूचित जनजाति में नहीं शामिल हो सकता है। अर्थात कि पूरा निर्णय का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, राज्यपाल के माध्यम से। राज्यपाल उसकी राज्यों में मदद करता है और उसकी सूचना देता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति जो है उसका निर्णय लेता है कि कौन जो है इस वर्ग जो है इस जनजातियों में शामिल होगा और कौन नहीं शामिल होगा। अनुच्छेद 342 2, संसद कानून बनाकर यह निर्धारित करेगी कि जो है किसको लाभ दिया जाना चाहिए और किसको नहीं लाभ दिया जाना चाहिए। अर्थात कि किसको जो है अनुसूचित जनजाति में रखा जा सकता है और किसको हटाया जा सकता है। यह संसद के बात है कि वो बिल पारित करके जो है इन सारी चीज़ों पर निपटारा कर सकती है। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के आधार। अर्थात कि इसमें जो है अनुसूचित जनजाति में जो है जो 342 एक में जो है किन को शामिल करने की बात की गई है। इसमें शामिल तो सभी होंगे नहीं, तो कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल होंगे 342 अनुच्छेद में। तो उसके लिए जो है उनके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या अलग होना चाहिए। विशिष्ट संस्कृति, अर्थात कि उनके पास जो है एक डिफरेंट कल्चर होना चाहिए। अर्थात कि ऐसे लोग जो समाज से कट गए हों, समाज से हट गए हों, या जंगलों पहाड़ी या घाटियों में रहते हैं और उनकी संस्कृति जो है वो अलग हो, उनकी संस्कृति अन्य लोगों से अलग हो। भौगोलिक पृथक्करण, अर्थात कि ऐसा जो है वो किसी न किसी रूप में महानगरों से कट गए हैं, महानगरों से दूर हैं, या फिर जो है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं पहुँच सकती है। तो ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल करने की बात की जाती है। पिछड़ापन, बैकवर्डनेस, जब इतने ये महानगरों से कट जाएंगे, इनके पास किसी तरह की सुविधा नहीं होगी, तो ना विद्यालय होगा इनके पास, ना चिकित्सा की कोई सुविधा होगी, ना ही कुछ जो है किसी तरह की रोड बनी होगी, इनके साथ परिवहन की सुविधा नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो इन सारी चीज़ों में पिछड़ जाएंगे। जो अन्य लोग जो है इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी अपेक्षा जो है आदिवासी वर्ग के लोग जो है दिन प्रतिदिन जो है पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो इनको भी उसमें शामिल करने की बात की जाती है इसमें कि जो है जो पिछड़े हुए हैं या अन्य चीज़ों से जो अन्य चीज़ों से वंचित हैं। समाज के बड़े भाग से संपर्क में संकोच, ऐसे जनजातियां जो होती हैं वो जंगलों में होती हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि वो जो शहरों के महानगरों के लोग हैं उनसे मेल मिलाप करने में संकोच है उनका रहन सहन अलग है, प्रकृति में वो रहते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति की जो है सेवन करते हैं, उपयोग का सारी चीज़ें जो है प्रकृति से ही लेते हैं। अर्थात कि उनका एक ऐसा परिवेश बन जाता है कि वो जंगल ही उनके लिए सारी चीज़ें होती हैं। वो महानगरों की तरफ रुख नहीं करते हैं, ना महानगरों की तरफ जो है आने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे हैं वो वहीं खुश हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलता है कि समाज के बड़े भाग से संपर्क में संकोच होता है उनको, कि हम अगर महानगरों से जुड़ जाएंगे तो एक उनकी छोटी सी एक टोली होती है या ग्रुप कह लीजिए, वर्ग कह लीजिए उनको, तो वो आके महानगरों की तरफ मिलना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से इनकी संवैधानिक स्थिति है। भारतीय संविधान में इनके लिए किन किन चीज़ों की व्यवस्था की गई है और इन्हीं के तहत जो है इनसे संबंधित योजनाएं भी चलाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं। सुझाव हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के विषय में। क्या क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। पहली समस्या है अशिक्षा। ये महानगरों से दूर होने की वजह से जो है विद्यालय भी इनके नज़दीक नहीं है और परिवहन की भी सुविधा नहीं है, टीचर की भी सुविधा नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो है अशिक्षित रह जाते हैं और ये सबसे बड़ा कारण है इनके लिए, जो सबसे बड़ी समस्या यही खड़ा करता है कि ये जो अशिक्षित है। दूसरा पॉइंट आता है बंधक मजदूर।
बंधक मजदूर का तात्पर्य ये है कि बहुत ये छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं और जंगलों में अकेले रहते हैं, 10 के 20 के या फिर हो सकता है 50 के ग्रुप में रहते हों। तो जब कोई बाहरी शक्ति कोई आती है और इन पे जो है कब्जा कर लेती है, इन पे कब्जा करने का मतलब ये है कि बाहरी शक्ति आती है, वो चाहे तस्करी के लिए आई हो चाहे किसी चीज़ के लिए, तो फिर इनको बंधक बना के, इनके बच्चों को बंधक बना के फिर इनसे भरपूर काम लिया जाता है कि जो है इनसे जो है काम लिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है। बेरोजगारी अर्थात कि अशिक्षा है तो बेरोजगारी स्वाभाविक सी बात है कि बिल्कुल होगी, कि जो है उनको किसी तरह के रोजगार नहीं मिल पाएंगे, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जंगल प्रकृति का उपभोग तो करते हैं लेकिन उसका जो है किस तरीके से हमको व्यवसाय में बदलना है इसका ज्ञान नहीं है। तो बेरोजगारी यहाँ पे देखने को मिलती है कि ऐसे लोगों की समस्याएं जो है बेरोजगारी बन के उभरती है। निर्धनता, शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी है, तो निर्धनता स्वाभाविक सी बात है कि आ जाएगी, कि निर्धन हो जाएगा व्यक्ति। और निर्धनता इस वजह से भी आती है कि ये जब किसी के संपर्क में आते हैं तो इनके पास ज़्यादा धन नहीं होता है। जब इनको धन की आवश्यकता होती है तो साहूकार से या जमींदार से किसी तरह से ये लेने का प्रयास करते हैं। तो जब उधार लेते हैं तो उसके कर्ज तले जो है दिन प्रतिदिन वो दबते चले जाते हैं। इस वजह से भी निर्धनता यहाँ पे कायम है। नशे की लत, जहाँ तक कि इनकी संस्कृति में जो है नशे की एक मान्यता रखी गई है कि नशा जो है एक मान्यता के रूप में वर्णित है, तो यहाँ पे जो है सभी नशा करते हैं। जब संस्कृति में ही शामिल है तो नशा करते ही हैं। बहुत सी संस्कृतियों में नहीं शामिल है, बहुत सी संस्कृतियों में जो है बहुत आवश्यक रूप से शामिल है। तो यहाँ पे नशे की लत भी पाई जाती है। प्राकृतिक आपदाएं, जब किसी के पास घर नहीं है, जब किसी के पास कोई रहने का संसाधन नहीं है तो एक छोटी सी आपदा भी उसको हिला के रख सकती है। तो बाढ़, भूकंप, खनन, स्खनन जो है, इस तरह की जो है चीज़ें जो होती हैं इनके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव डालती हैं। आपदाओं में अगर हम बात करें तो हैजा, मलेरिया, बीमारियां, इस तरह की बीमारियां जो होती हैं वो भी एक आपदा के रूप में इनसे आती हैं और जो है अच्छा खासा नुकसान करके चली जाती हैं, जिसकी चिकित्सा की सुविधा भी नहीं उपलब्ध होती है। अगला टॉपिक है हमारा चिकित्सा सुविधाएं। जब वो बीमारियां आती हैं तो चिकित्सा सुविधा न होने के कारण बहुत से जो है लोग मर जाते हैं, जिससे कारण जो ये होता है कि ये इनका महानगरों से दूर होना। महानगरों से दूर होने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई समस्या, अगर कोई रोग होता है तो महानगरों तक आना जाना इनके लिए कठिन होता है। परिवहन का भी सुविधा नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है, ज्ञान की कमी है। तो इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिलती हैं वो जो है इनकी समस्याओं के रूप में उभर के सामने आता है। ये समस्याएं हैं इनकी। अब बात करते हैं सुझाव की, कि अनुसूचित जनजाति की सुझाव क्या क्या हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे इसी पे कि अगर हम इसको अभी तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव की तरफ लेके जाए, इसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाए तो ये जो है सुझाव हो सकता है। जैसे शिक्षा, अगर इनको जो है हम शिक्षा दे दें तो बेहतर है कि सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि इनके नज़दीक में विद्यालय की व्यवस्था की जाए, इनको जो है शहरों से जोड़ा जाए, महानगरों की तरफ जोड़ा जाए, अच्छे उत्तम टीचरों की व्यवस्था की जाए, इन्हीं को प्रशिक्षित करके टीचर बनाया जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो शिक्षा की तरफ इन्हें उन्मुख कर सकती हैं, शिक्षा के लाभ बताए जाए। तो ये जो है शिक्षा की तरफ जब उन्मुख होंगे तो वो स्वयं जान जाएंगे कि जो है इससे कितना लाभ है। दूसरी बात करते हैं कि बंधक मजदूर, जब शिक्षा होगी और महानगरों की तरफ से जुड़े होंगे तो यहाँ पे हर नियम कानून बड़ी आसानी से लागू हो जाएगा, पुलिस का आवागमन शुरू हो जाएगा, पुलिस का हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें जो है बड़ी आसानी से होने लगेंगी। बेरोजगारी, अर्थात कि इनको जो है पहाड़ियों, घाटियों और मैदानों से ही इनको जो है इनका उपभोग करना सिखाया जाए, इनको कि इनसे कैसे आप जो है इसको व्यवसाय में बदल सकते हैं। आप किस तरीके से आप इन्हीं सारी चीज़ों को जो है व्यवसाय के रूप में ला सकते हैं। जैसे लकड़ियों का व्यवसाय कैसे कर सकते हैं आप, कौन महंगी लकड़ी है, कौन सी बेकार लकड़ी है, इसके बारे में ज्ञान कराया जाए इनको। कृषि का ज्ञान कराया जाए इनको। कृषि तो ये बिल्कुल बेसिक रूप से करते आ रहे हैं,
और ये भी एक आपको बता दूं कि स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि एक जगह कृषि योग्य भूमि बनाना और फिर दूसरी जगह उस कृषि पर उपजाऊ करके फसल निकाल के जो है फिर दूसरी जगह कृषि करने चले जाना, फिर जो है साल 2 साल में जो है फिर आके उसी भूमि पर फिर से कृषि करना। तो इस तरीके की जो है यहाँ कृषि देखने को मिलती है। निर्धनता भी स्वयं खत्म हो जाएगी अगर वो रोजगार पा जाता है और शिक्षा मिल जाती है तो निर्धनता स्वयं खत्म हो जाएगी। नशे की लत अर्थात कि इससे संबंधित सेमिनार कराए जाएं, कार्यक्रम ऐसे कराए जाएं, नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएं, जिससे कि जो है इनकी ये आदतें भी छूट जाएंगी। प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो है इनको जो है महानगरों की तरफ जोड़ने का प्रयास किया जाए, इनको घर बनाने का योजना बनाई जाए, इनको शिक्षित किया जाए, वहाँ रहने की व्यवस्था बनाई जाए। तो इस तरह की चीज़ों से जो है प्राकृतिक आपदाओं से भी बचा जा सकता है। चिकित्सा सुविधाएं अर्थात कि जो है इनसे जब ये महानगरों की तरफ जुड़ेंगे तो चिकित्सा सुविधाएं भी बहुत आसानी से जो है इन तक पहुंचाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण। ऐसे बालक जो है कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। ऐसे बालकों की बात करें, ऐसे व्यक्तियों की बात करें तो ये महानगरों से कटने की वजह से सालों से महानगरों से दूर हैं, कभी महानगर की तरफ आए ही नहीं। तो ये इनके लिए जो है इन बच्चों में सम्मिलित करने के लिए इनको विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। विशेष आरक्षण का लाभ लेकर ये विद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं अपनी जनसंख्या के अनुसार और जो है वहाँ शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं। तो विशेष संस्थाओं में भी जो है इनको विशेष आरक्षण दिया गया है संविधान के तहत। समानता अर्थात कि ये जो है अन्य लोगों से थोड़ा सा अलग है, तो कहीं ना कहीं ये अंतर देखने को मिलता है कि ये जो है अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। तो इनमें समानता की बात भी संविधान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक समान है और समानता में ये आ जाता है कि उन बच्चों को भी एक ही साथ पढ़ाया जाना चाहिए जो बच्चे दूर दराज के इलाके से हैं, अनुसूचित जनजातियों के हैं या फिर अनुसूचित जाति के हैं। उन बच्चों के लिए भी जो है शिक्षा की व्यवस्था विद्यालय में सुचारू रूप से की गई है और उनके आरक्षण की बात भी की जाती है। सरकारी नौकरी में आरक्षण अर्थात कि इनको प्रोत्साहन स्वरूप इनको आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा की तरफ उन्मुख करने के लिए, शिक्षा की तरफ बढ़ के आने के लिए जो है इनको सरकारी नौकरियों में भी जो है आरक्षण दिया गया है कि जो है ये पिछड़े हुए लोग हैं, ये दबे कुचले हुए लोग हैं, इनको जो है अगर हमको आगे लेके आना है तो हमको एक सिंबल दिखाना होगा कि ये पढ़ लिख के देखिए सरकारी नौकरी है, अच्छा जीवन यापन कर रहा है व्यक्ति। तो वो व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति जो देख रहे हैं उसको, तो वो एक सिंबल समझ के उसको जो है शिक्षा की तरफ उन्मुख होंगे। तो संविधान का सिर्फ इतना ही तात्पर्य था यहाँ पे कि जो है उन अनुसूचित जनजातियों या जातियों के लिए जो है व्यवस्थित करना, उनकी विकास की बात करना, उनकी सुरक्षा की बात करना, उनके आरक्षण की बात करना ताकि वो बालक जो है अन्य बालकों के समान जीवन यापन कर सके और अपना जीवन अच्छा बना सके। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ऐसे बालक भी जो है क्लासों में बैठे होते हैं, ऐसे बालक भी होते हैं। तो इन बालकों के लिए जो होता है समाज कहीं ना कहीं जो है एक अलगाव पैदा करता है, इसीलिए इन्हें समाज से वंचित बालक कहते हैं जाति आधार पर। अर्थात कहीं ना कहीं ये अलग दिखते हैं, इस वजह से जो है इनको अलग समझा जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। एक टीचर के लिए सभी बच्चे सामान्य होते हैं, वो चाहे किसी भी जाति, किसी धर्म या किसी संप्रदाय से आता हो, उसको एक ही साथ पढ़ाने का अधिकार है। संविधान भी इसकी स्तुति करता है कि जो है सभी बच्चों को एक समान समझा जाए और सबके लिए विशेष प्रावधान की भी बात संविधान करता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।